शाम को काफी देर हो गई थी। मैंने डिनर भी तैयार कर लिया था, मगर सौर्य अभी तक नहीं आया। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए मुझे लगा कि अब शायद वह नहीं आएगा। हो सकता है ऑफिस से सीधे घर चला गया हो। यह सब सोचते हुए मैंने अकेले ही खाना खाया और सोने ही जा रही थी कि सौर्य का फोन आ गया। वह मेरे फ्लैट के बाहर ही खड़ा था। शायद बारिश की तेज आवाज में मुझे डोर बेल की आवाज नहीं सुनाई दी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। जब वह अंदर आया तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। शायद उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। मैंने सौर्य को सहारा देकर सोफे पर बिठाया और कॉफी लाने के लिए जाना चाहा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है मालती, यहीं बैठो। शादी के बाद पहली बार सौर्य का यह स्पर्श, ओह, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर भी मैं सौर्य से थोड़ी दूर होकर बैठ गई। पानी से भीगे उसके ठंडे हाथों ने मेरी कलाई को अभी भी पकड़े हुए था। मैं इस प्रथम एहसास को अपने अंदर समाहित कर ही रही थी कि सौर्य ने अपना गीला सिर मेरे कंधों पर रख दिया और उसके हाथों ने मेरी कलाई छोड़कर मेरी कमर को घेर लिया। वह कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी आवाज स्पष्ट नहीं थी, या शायद मैं ही सुनना नहीं चाह रही थी। सौर्य के बालों से गिरते पानी ने मेरी नाइटी को पूरा भिगो दिया था। यह ठंडा पानी मेरे बदन में जैसे अंगारों को प्रज्वलित कर रहा था। अब सौर्य की गर्म सांसें मेरे सीने से होते हुए दिल के तारों में मधुर झंकार पैदा करने लगी थी। मैंने एक बार फिर सौर्य की बाहों के घेरे से दूर होने की कोशिश की, मगर इस बार की कोशिश में दिल ने मेरा साथ छोड़ दिया। एक स्वार्थी की भांति मैंने अपने दिमाग से सोचना बंद करके एक ढीठ की भांति खड़ी हो गई। अब मेरा खुद से लड़ना ज्यादा मुश्किल हो गया। मैंने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़कर सोफे पर टिकाने की कोशिश की, तो उसने दोनों हाथों से मेरे पूरे बदन को अपने आगोश में ले लिया। अब तो मेरे दिल ने स्वार्थी बनकर स्वयं को समर्पित कर दिया। नदी जानती है कि सागर में विलीन होने पर उसके अस्तित्व का संहार निश्चित है। फिर भी वह अनेकों कठिनाइयों और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए उद्गम तरंगों के साथ सागर में समाहित होने को ललाहित रहती है, मानो यही उसकी मंजिल हो। उस रात की बर्फीली बारिश की गर्मी ने मुझ जैसी शिलाखंड को भी पूरी तरह पिघला कर रख दिया। आंखों की लाली गवाह थी कि आंसुओं की धारा ने सारी रात उन्हें घायल किया है। अचानक मोबाइल की तेज आवाज से मेरी तंद्रा भंग हुई। मैंने झट से मोबाइल रिसीव किया। लिव्या का फोन था। आज उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए उसने मुझे जल्दी ही कैंटीन में बुलाया था। मैंने जल्दी जल्दी ग्रीन टी बनाई और जाने की तैयारी में लग गई। घर से निकलते वक्त जब मैंने अपना पर्स उठाया तो सौर्य के सॉरी लिखे हुए कागज को भी मोड़कर अपने पर्स में रख लिया। विश्वविद्यालय पहुंचकर कैंटीन के कामों में मैं इतना व्यस्त हो गई कि कोई भी बात मेरे दिमाग में नहीं रही। शाम को जब मैं निकली तो फिर वही सब कुछ मेरे दिमाग में घूमने लगा और मैं सीधे सौर्य के फ्लैट पर जा पहुंची। सौर्य उस वक्त कहीं जाने की तैयारी में था और उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग भी था। मैंने पूछा, यह क्या है? तुम कहीं जा रहे हो? हाँ मालती, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। आज सुबह आल्या बाथरूम में फिसल कर गिर गई। उसका मिसकैरेज हो गया है। क्या? और तुम मुझे अब बता रहे हो? सुबह क्यों नहीं बताया? कल रात मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। मैं सारी रात तुम्हारे घर रहा, अपने फ्लैट में काफी देर से पहुंचा। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। सॉरी की आवाज में दुख और पश्चाताप झलक रहा था।
ठीक है, जल्दी चलो, मुझे भी आलिया को देखना है, मैंने सॉरी की बात काटते हुए कहा और उसके हाथों से बैग ले लिया। अस्पताल के नियमों अनुसार हमें आलिया के कमरे में तो नहीं जाने दिया गया, मगर डॉक्टर ने एक बड़े से स्क्रीन पर हमें उसकी स्थिति दिखा दी। आलिया अभी बेहोश थी। पेट के बल गिरने के कारण उसे अंदर से गहरी चोट लगी थी और उसके बच्चे की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर ने शौर्य से कहा, आपकी पत्नी के अब जल्दी मां बनने के चांसेस बहुत कम हैं, इसलिए आप उसके ऊपर मां बनने का दबाव नहीं डालें तो बेहतर होगा। फ्रेंच भाषा में डॉक्टर ने बोला। अवश्य, शौर्य ने भी डॉक्टर को आश्वासन दिया और हम लोग वहां से निकल पड़े। आलिया को कल सुबह डॉक्टर के चेकअप के बाद ही डिस्चार्ज मिलना था, तो मरीज के पास उसके घर वालों को रोकने दिया जाने का कोई नियम नहीं था, इसलिए हम लोग घर वापस आ गए। रास्ते में शौर्य ने बस इतना कहा कि पिछले 2 दिन से आलिया बहुत परेशान थी। वह मुझे बार बार तुमसे तलाक लेने और हमारी शादी के लिए दबाव डाल रही थी। मैंने भी निसंकोच कह दिया कि तुम जब चाहो इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई ऐतराज नहीं है। उसके बाद रास्ते भर हम दोनों ही खामोश थे। मैंने 1-2 बार शौर्य की ओर देखा भी था, मगर उसके भावहीन चेहरे को देखकर मैं कुछ नहीं बोली। वह मुझे मेरे फ्लैट तक छोड़ने आया तो मुझसे उसे डिनर के लिए भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैंने कोई बड़ी गलती की है, वह भी जानबूझकर। अगले ही दिन आलिया घर आ गई। मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली और आलिया की सेवा में लग गई। शौर्य ने मुझे मना भी किया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं आलिया की सेवा करके अपनी गलती का पश्चाताप कर पाऊंगी। मेरे प्रिय दोस्तों, शेष भाग अगली वीडियो में। क्या होगा जब आलिया को शौर्य और मालती के बारे में पता चलेगा? तो क्या आलिया शौर्य को माफ कर पाएगी? क्या आलिया की जिंदगी अब बर्बाद हो जाएगी? और मालती का अगला कदम क्या होगा? इन सब प्रश्नों का जवाब जानने के लिए सुनिए अपनी सौतन के लिए पार्ट 4। थैंक यू।